नोट पर है भारत सरकार, और इसमें जो गारंटी है वो हमारा भारत सरकार मतलब भारत की जनता, वो भारत सरकार है। उस जनता के ये नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं। तो भारत सरकार हम है, ये जो नोट है ये है हमारा। और ये जो नोट है 2 रुपया और उससे 2000 तक का, इस पे लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक। ये आरबीआई का नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का नोट है, ये भारत सरकार का, हमारा नोट नहीं है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये है, इस पर भारत सरकार लिखने में क्या दिक्कत थी? स्याही ज़्यादा लगती, भारतीय रिजर्व बैंक ज़्यादा स्याही इसमें लगेगी, भारत सरकार में कम लगेगी। तो ये भारत सरकार का है। अब मैं इसका षड्यंत्र बताता हूँ क्या है। जो आज हम सबकी ज़मीनें बैंकों में रखी हैं और हम कर्ज में डूबे पड़े हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में हमको मिल क्या रहा, काम के बदले में हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, वो जरा समझने की बात है। मिल रही है मतलब उसमें पहचान दे हम। हाँ, मुफ्त में मिल रहा है ना राशन। ये जो मुद्रा का खेल है, मुद्रा है मापक, मुद्रा मापक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का मापक है वो। जिस तरह हम खेत में जब उत्पादन करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा है तो हम देंगे उसको किसी को, तो उसको तोल के देंगे। तो तोलने का मापक क्या है? किलोग्राम। वजन को तोलेंगे किलोग्राम से। तो किलोग्राम का जो वजन का मापक है, मापने का, वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम का एक मानक है। क्या मानक है उसका? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वो पत्थर का भी हो सकता है, लोहे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। उसमें वजन 1000 ग्राम होना चाहिए, तो वो 1 किलोग्राम माना जाएगा। दूसरा मापक है लंबाई और चौड़ाई नापने का, वो है मीटर। उसका मानक क्या है? 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर उसका मानक है। तीसरा मानक है लीटर। लीटर का मतलब है मीटर का, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, हाँ मिलीमीटर, एक ही बात है। और लीटर का मापक है 1000 मिलीलीटर। वो किसी भी धातु का हो, उससे मतलब नहीं है। समय का मापक घंटा, घंटे का मानक 60 मिनट, मिनट का मानक 60 सेकंड। तो ये हमारे महापुरुषों ने वो मापक बनाए और उसका एक सिद्धांत बनाया कि मानक जो है, मापक का मानक वो निश्चित होगा और स्थिर होगा, वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, कानून में है। अगर किसी, पहले दूधिया होते थे वो ठोक करके उसको पैदा निकाल लेते थे नीचे को, ज्यादा आ जाए, लेकिन वो क्या है? वो अपराध है, वो चीटिंग है। किसी बजाज के यहाँ चले जाओ, 1 भी सेंटीमीटर ऊपर या नीचे है तो वो धोखा हो गया, लेने वाले के साथ या देने वाले के साथ, वो चीटिंग है। तो उसमें कानून में प्रावधान है। उसी तरह एक मापक है मुद्रा। मुद्रा क्या है भारत की? रुपया। तो रुपया मापक है काहे का? किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का, मतलब वो बाट है। किसी भी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित करेंगे वो मुद्रा से होगी। तो मुद्रा का मानक भी जो है, जो रुपया है, उसका मानक निश्चित और स्थिर है कानून में, उसको घटाया बढ़ाया वो नहीं जा सकता। तो मानक क्या है? भारतीय रुपए का मानक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। पैसा नहीं है, पैसा उसका भाग है। जैसे वो कह देते हैं 1 रुपए का 100 पैसों से मिलाकर 1 रुपया, वो 100वां हिस्सा है, वो मानक नहीं है। रुपए का मानक है, भारत में 2 सिक्के चलते थे, एक को बोलते थे रुपया, दूसरे को बोलते थे मोहर। और ये आज भी है कानून में, ये आज भी चलन में है, मोहर और रुपया। मोहर, अंतर क्या था इनमें? मोहर होती थी 1 तोला सोना और रुपया होता था 1 तोला चांदी। ये स्थिर था और इसको घटाया या बढ़ाया वो नहीं जा सकता। लेकिन अंग्रेज जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि यहां तो लोग सोने और चांदी में लेन देन करते हैं,
ये तो बहुत धनवान देश है। तो उन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचे, तो जब वो षड्यंत्र उनके सारे फेल हो गए, चूंकि जो वो लूट के ले जाते थे यहां से, हमारे व्यापारी पूरी दुनिया में व्यापार करते थे, वहां से वो व्यापार के माध्यम से उसको पुनः फिर वापस ले आते थे। तो अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र चला, और वो षड्यंत्र चला, उस षड्यंत्र का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें उन्होंने किया कि ये जो मोहर है वो 10 रुपए की आती थी, 10 रुपए चांदी के दो और एक मोहर ले लो। किसी को बंधे करने हैं तो 10 रुपए दो चांदी के और एक मोहर ले लो, एक मोहर दो और 10 रुपए ले लो। इसको क्या किया? ये सैद्धांतिक था। तो उन्होंने पेपर करेंसी एक्ट 1882 के माध्यम से जो मोहर 10 रुपए की थी उसको उस एक्ट के माध्यम से 15 रुपए कर दिया। और उन्होंने कहा रात के 12 बजे के बाद ये जो मोहर है वो 10 रुपए की नहीं मिलेगी, अब वो 15 की मिलेगी। इससे हुआ क्या? मान लीजिए मेरे घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, और मैं रात को कह रहा हूं घर कि मैं सुबह जाऊंगा, मुझे 300 रुपए दे देना, मैं टकसाल पर जाऊंगा और मोहर बदल करके लाऊंगा। तो जब 10 रुपए की अगर मोहर है तो मैं 300 रुपए के लेकर के मैं जा रहा हूं चांदी के, तो मुझे कितनी मोहर मिलेंगी? 30 मोहर। लेकिन जैसे ही 15 रुपए की हुई, अब मोहर कितनी रह गई? 300 की 20 रह गई। 33% पूरे भारत के सोने की लूट कर दी एक ही कानून से। और केवल सोने की लूट नहीं करी उन्होंने, भारत का जो उत्पादन था उसकी 33% वैल्यू घट गई, कीमत घट गई उसकी, क्योंकि रुपये का मानक वो तोड़ दिया उन्होंने। अब 1882 के कानून के बाद, वो तो कानून बन गया ना, कानून के बाद वो कानून आज भी लागू है भारत में। उसके बाद एक कानून आया कोयजन एक्ट 1906। उस कानून में स्पष्ट लिखा है कि एक मोहर सोने की बराबर 15 रुपए ये रहेगी। ये है कोयजन एक्ट 1906, उसमें भी यही है। उसके बाद आया ये आरबीआई एक्ट 1934, उसमें भी धारा 26 ये कहती है कि आरबीआई 1 रुपया छापेगा तो 777 मिलीग्राम गोल्ड रिजर्व में रखेगा। क्यों रखेगा? चूंकि हर नोट पर लिखा है गवर्नर ने, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये जो हमारे हाथ में नोट है ये रुपया नहीं है, ये रुपए का नोट है, रुपए का लीगल टेंडर है, रुपए की वैध निविदा है, रुपया नहीं है। इसके बदले में रुपया देने का वादा गवर्नर ने लिख रखा है इसी नोट पर। अच्छा, अब ये लीगल टेंडर कैसे है? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं है। 8 नवंबर 2016 भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है रात को 8 बजे का। क्या कह रहा है देश का प्रधानमंत्री? वो कह रहा है बड़े नोट के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है और कालाधन बढ़ता है। ये बात उस भाषण में यूट्यूब पर पड़ा है, निकाल लेना। वो कह रहा है कि आतंकवाद बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और कालाधन बढ़ता है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है। अब इसमें 2 बात कह दी उसने, बड़े नोट के कारण कालाधन बढ़ता, भ्रष्टाचार बढ़ता, आतंकवाद बढ़ता। लीगल टेंडर नहीं रहेगा 1000 का और 500 का नोट। ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन सुबह को जब दिन निकला तो 1000 की जगह कौन सा नोट आया? 1000 के जो बड़ा छोटा साइज में, कीमत में तो हो गया दुगना और साइज में हो गया छोटा। दूसरा आया 500 की जगह 500 का, वो साइज में छोटा। अब वो जो 500 का नोट आया वो और पुराना 50 का नोट लगभग दोनों वो बराबर हैं। लेकिन 140 करोड़ लोगों की समझ में ये बात
वो नहीं आई, वो अपना ताली बजाने में, दीपक जलाने में, मोबाइल की टॉर्च जलाने में उसमें लगे रहे कि मास्टर स्टॉक चल दिया। अब अगली बात, जब यहां से बात निकल कर के आई कि ये लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने बोला, पढ़ा है भाषण। अब यहां से बात निकल कर के आई कि भाई लीगल टेंडर में रुपए में क्या अंतर है। तो आरबीआई से हमने, जनता सरकार मोर्चे ने पूछा आरटीआई के माध्यम से कि भाई ये तो लीगल टेंडर है, रुपया क्या है। चूंकि आईपीसी की धारा 489 कैक है, गैग है, अणे, वो कहती है नकली नोट रुपया छापना, बनाना, रखना, लेना, देना और मांगना आजीवन कारावास की सजा है। नकली। हमने फिर पूछा था असली तो कुछ होगा। आरटीआई लगाई और पूछा, आरबीआई से पूछा और सरकार से पूछा कि भारतीय करेंसी रुपए का वैध दस्तावेज हमको उपलब्ध करा जाए, जिससे हम ये जान सकें कि नकली क्या है और असली क्या है। तो असली तो होगा कोई, तो उसका दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए, प्रमाणित। तो सरकार ने बाकायदा लिख के दिया है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आरबीआई ने लिख के दिया है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जब प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ये सारी करेंसी जो चल रही है वो सब क्या हो गई, वो अवैध हो गई, ये अवैध करेंसी चल रही है। अब अगला सवाल हमने जब ये निकाला कि आरबीआई पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, वो कह रहे हैं 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है, सोना है। कैसे? क्योंकि जब मोहर 15 रुपए की है सोने की, तो 1 रुपया 15 रुपए का था 1 तोला सोना, तो 1 रुपया बराबर 1/15 मोहर, 15वां हिस्सा मोहर हो गई। अब 15 की जब भाग देते हैं, 1 तोला का मतलब है 11.664 ग्राम गोल्ड, उसमें जब 15 की हम भाग देते हैं तो निकल करके आता 777 मिलीग्राम। अब 777 मिलीग्राम मतलब 1 रुपया है अब हमारा। अब उसको 1 रुपये को लेने के लिए, 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने के लिए सुनार के यहाँ जाते हैं, तो ये जो बैंक के लीगल टेंडर हैं, ये हमको कितने देने पड़ते हैं? वो देने पड़ते हैं आज लगभग 14,000। तो बैंक का लीगल टेंडर 14,000 रुपए का लीगल टेंडर, और हमारा 1 रुपया, वो बराबर है। अब इससे निकलने का जो, अच्छा अगला सवाल हमने फिर डाल दिया कि आरबीआई ने सोना कितना है। आरबीआई ने लिख के दिया हमारे पास सोना है रिजर्व में 800 टन। अब 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है, तो 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड में, तो करेंसी छपनी चाहिए कानून के अनुसार, आरबीआई एक्ट के अनुसार। देश में आरबीआई छाप सकता है 5 लाख करोड़ की करेंसी, चूंकि हर नोट में वचन दे रखा रुपया वापस देने का। चूंकि रुपया जब छपेगा वचन के अनुसार, जब मांगेगा तो सोना देना पड़ेगा वापस, तो 5 लाख करोड़ की करेंसी छाप सकता है। लेकिन हमने पूछा करेंसी कितनी छाप रखी है तुमने, तो आरबीआई ने वो भी लिख के दे दिया। और अब तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ और उससे पता करो कितनी करेंसी छाप रखी है, वहां से निकल आएगी। तो करेंसी छाप रखी है 35 लाख करोड़ की, सोना है 5 लाख करोड़ की करेंसी का, 30 लाख करोड़ की करेंसी अवैध रूप से बिना सोने के, बिना गोल्ड के उसने छाप रखी है। अब जब वैध और अवैध दोनों मिलाकर के 35 लाख करोड़ की छाप रखी है, तो बैंक कर्जा कितना दे सकते हैं? आरबीआई के द्वारा 35 लाख करोड़ की करेंसी छापी गई है, तो लोगों को कर्जा कितना दिया जा सकता है? इतना ही दिया जा सकता है ना, 35 लाख करोड़ ही कर्जा, जब करेंसी इतनी है, उससे ज्यादा है ही नहीं। अब हमने अगला सवाल दिया कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा, तो पता कितना बांट रखा? 270 लाख करोड़ का कर्जा बांट रखा। करेंसी है 35 लाख करोड़ की, हवा में। हम गए, जमीन के कागज दिए, उन्हें देखे, चेक करे, 12 साल निकलवाया, सब कुछ टेस्ट करने के बाद लोन सैंक्शन कर दिया, डिजिट हमारे, अंक लिख दिए हमारे खाते में, हमने उसको मान लिया कर्जा, हमने उसको मान लिया रुपया। अब जब इन सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया
तो एक बात निकल करके आई कि हमने जो लोन के लिए आवेदन दिया है, एप्लीकेशन जो दी है, उसमें भारतीय करेंसी रुपया मांगा है, और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, लोन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, जहां बिना पढ़े हम साइन करते चले जाते हैं, वो एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में भी लोन में रुपया देना लिखा है उसने, लेकिन बैंक ने क्या दिया हमको, या तो दई डिजिट संख्या, केवल संख्या लिख दी। उसने तो केवल संख्या लिखी हमारे खाते में, और हम क्या कर रहे हैं, रात दिन भागम भाग, कोई नौकरी, कोई मजदूरी, कोई खेती, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। ना तो अपने बुजुर्गों के पास बैठने के लिए समय है, ना अपनी औलाद के लिए समय देने के लिए है हमारे पास। हम भग्गम भंगा और डिजिट को उतारने में अपनी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा, सारा उत्पादन वो लगाए हुए हैं। अब समाधान जो जनता सरकार मोर्चा कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्ज से मुक्त करना है, जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से एक आवेदन बनता है, और कोई लोन में फंसा हुआ है, जनता सरकार मोर्चा बड़ा स्पष्ट कहता है, जो अपना कर्जे को चुका रहा है, जो ले रखा है, वो चुकता करो, हमारी कोई सिरदर्दी, कोई आपत्ति हमको नहीं है। लेकिन कर्जे की वजह से, अपमान की वजह से, बैंक वसूली कर्मियों की वजह से कोई अपनी या तो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, या बेघर हो रहा है, बैंक कब्जा कर रहा है उस पर, या आत्महत्या करने जैसी जो स्थिति आती है वो ना करें। एक बार जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से आवेदन बनवा करके बैंक को आवेदन भेज दो, और बैंक से उसमें 2-4 सवाल जो है उसमें करते हैं। पहला सवाल है कि आपने लोन में जो हमको करेंसी दी है वो वैध है या अवैध है। बैंक ना तो ये कहता कि वो वैध करेंसी दी है मैंने, ना ही बैंक ये कहता कि अवैध दी है मैंने, वो कुछ कहता नहीं है। वो कहता है जो हमने दी है वही दे दो। मन के ये कंप्यूटर को हमारी तरफ घुमा, इसका वो दे पासवर्ड, संख्या ही तो दिए थे ना, संख्या हम भी दे रहे हैं, हम भी संख्या लिख देंगे। और रही बात जो कहता हो कि हमने नोट दिए, हम जो तुमने दिया हम वही लौटा देंगे, लेकिन इस बात को लिख के मांगो। आईपीसी की धारा 489 वो ये कहती है कि अवैध करेंसी मांगना आजीवन कारावास की सजा है। अरे सिद्ध हो चुका कि वैध करेंसी देश में जो चल रही है वो सारी इलीगल वो करेंसी वो चल रही है। बैंक के पास जनता सरकार मोर्चे के द्वारा बनाए हुए आवेदन का बैंक के पास कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है, भारत का कानून है, अगर हम किसी पर लिखित आरोप लगा रहे हैं और 28 से 30 दिन में वो लिखित आरोपों का जवाब नहीं देता, इसका मतलब उसने वो आरोप हमारे वो मान लिए तो उसने हमारे साथ क्या किया, क्राइम किया, अपराध किया, फ्रॉड किया हमारे साथ, हमारी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हमारे साथ धोखा किया। और जब धोखा किया तो क्या ऐसे के साथ क्या बनता है, मुकदमा, FIR, क्राइम का मुकदमा। तो हमारा अगला आवेदन जाता है थाने में, SP को, DGP को, 6-7 DM को, 6-7 जगह जाता। वो उस आवेदन को पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, मन की आप हिंदी में लिखा है, आप फारसी तो है नहीं, ये तो हिंदी में है, आप पढ़िए इसको। न्यू क्या है, मन की बैंक ने, हमने ये आवेदन दिया, बैंक ये बताने को तैयार नहीं है वैध करेंसी दिया, अवैध करेंसी दिया। अब पुलिस उस पर FIR नहीं लिखती, क्यों? पुलिस ये कहती है हमको तो इस विषय के बारे में FIR लिखना ही नहीं बताया। हमारा आमना सामना होता है उनसे, और इस आधार पर जब जनता सरकार मोर्चे के द्वारा बनाए हुए आवेदन का बैंकों के पास कोई जवाब नहीं है, तो एक नोटिस और जाता है। वो क्या जाता है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब हमारा लोन वो चुकता हो गया। तो मकान पर जो सील कर रखा है, ताला लगा रखा है, हम 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम इसको, जो मकान का मालिक है उसका कब्जा कराएंगे ताला तोड़ करके। ऐसे हजारों मकान मालिक जिनका कब्जा था बैंकों का, वो तुड़वा करके उनका वापस कब्जा वो जनता सरकार मोर्चे के आवेदन के माध्यम से वो हुआ है कब्जा। अब इससे जो जवाब किसी के पास है नहीं, सारे बैंक प्राइवेट हैं, RBI भी प्राइवेट है, ये सारे प्रमाणित दस्तावेज, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन बोल रहा हूं,
ये कोई ऐसा नहीं है। और अगर ये करेंसी है, जो नोट है जो हमारे हाथ में है, अगर इसको हम नकली बता रहे हैं तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए हमारे ऊपर। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई बैंक हमारे ऊपर मुकदमा नहीं करता जो हम नकली बता रहे हैं। और ये जो लड़ाई है ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी, अपना बैंक बनाया था, अपनी मुद्रा बनाई थी, वही 1 तोला सोने की मोहर और 1 तोला चांदी का रुपया। सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी, इसी लड़ाई के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी वो घोषित किया। ये लड़ाई सद्दाम हुसैन ने शुरू की थी। उसने अमेरिका से कह दिया था मैं पेट्रोल डीजल सोने में दूंगा, डॉलर में नहीं दूंगा, ये फ्रॉड है, सोना दो और लो। तो उसका क्या हाल किया, चूंकि ये लड़ाई यहाँ की नहीं, पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरी बैंकिंग है, उसका एक ही मालिक है पूरी दुनिया के, वर्ल्ड बैंक सहित पूरी दुनिया के बैंकों का एक ही मालिक है। आप सर्च कर लेना, और उसका नाम है रॉकचाइल्ड, और वो है इजराइल का। पूरी दुनिया के बैंकिंग का मालिक रॉकचाइल्ड है। नंबर 2, पूरी दुनिया की खेती में पड़ने वाला रसायन, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पूरी दुनिया की खेती में पड़ने वाला, उसका एक ही मालिक है पूरी दुनिया का, उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, वो भी इजराइल का है। और जब ये रासायन खाद, पेस्टिसाइड और ये डाले जाते हैं खेतों में, और उसको खा करके हम बीमार होते हैं, तो सारी दुनिया की एलोपैथी चिकित्सा और एलोपैथी चिकित्सा पढ़ाने वाले जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सब का एक ही मालिक है, उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। पूरी दुनिया, वो इजराइल का है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र को लेकर के जनता सरकार मोर्चा वो चल रहा है। अब इसके जो साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट ये हैं कि 1970 में, गूगल सर्च करिए, 1970 में